और अब खबरों की तफसील। बाला साहब ठाकरे आर्ट गैलरी के लिए मंजूरी न मिलने से शिव सैनिकों ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। नाराज शिव सैनिकों ने मीरा भाईंद्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जमकर तोड़फोड़ की। मीरा भाईंद्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के 62 नगर सेवक और शिवसेना के 22 नगर सेवक हैं। सत्रह सितंबर को हर साल यौम निजात के तौर पर मनाया जाता है, जबकि मुसलमानों के नजदीक इस दिन को सुकूत हैदराबाद के तौर पर याद किया जाता है। सल्तनत आसफिया के ज़वाल के वक्त हुकूमत हिंद ने मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में पुलिस एक्शन करवाया था, जिसमें यहाँ के हजारों मुसलमानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। उन्हें जुल्म और सितम का शिकार बनाया गया। इस सिलसिले में तंजीमें, फरोग उर्दू और इदारा रोजनामा वर्क़ ताज़ा की जानिब से खास सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में 17 सितंबर को यौम निजात मनाने पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। साथ ही इस अमल को मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के तौर पर पेश किया गया। 17 सितंबर मनाया जाता है, वो एक यौम एहतसाब है या नजात है। इस सिलसिले में आप लोग वाकिफ़ हो सकें, सबको मालूमात दे सके कि यहाँ जो रियासत पुरानी थी किस रियासतों ने बावजूद इसके कि उनका मुकदमा यूने में था, उन्होंने हिंदुस्तान में अपने आप को शामिल कर लिया और लिया है कि भलाई फलाह बहबूदी के लिए इसमें हिंदुस्तान में शामिल हुए। तो इसका मकसद ये था कि भाई महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में औरंगाबाद में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का जश्न मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने मराठवाड़ा को खुश्क साली से निजात दिलाने और औरंगाबाद शहर का पानी का मसला हल करने का यकीन दिलाया। प्रोग्राम में मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के वारिसैन ने पेंशन स्कीम में धांधलियों की शिकायत की। सखूत हैदराबाद के बाद लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तकसीम हुई थी, जिसके तहत मराठवाड़ा को महाराष्ट्र में जम किया गया। लेकिन पुलिस एक्शन में जो लाखों इंसानों को तहे तेग किया गया और तबाह ताराश किया गया, वो आजाद हिंदुस्तान की तारीख पर बदनुमा दाग। इस कत्ल व गारतगिरी को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का नाम दिया गया और सन 1998 से बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर औरंगाबाद में हर साल ये तकरीब मनाई जाती है। मुक्ति संग्राम की इस तकरीब में वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों को याद त्यांना अभिवादन करण्याचा दिवस आहे। या भारताचं स्वातंत्र्य अबाधित राहो, ते चिरायू हो आणि त्यासोबत आमचा मराठवाडा, आमचा महाराष्ट्र हा सातत्याने पुढे जात राहो, हीच या मुक्ती संग्राम दिनी आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी ईश्वराला प्रार्थना करतो। आणि पुन्हा एकदा सर्व स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक जे या ठिकाणी हजर आहेत त्यांचं मनपूर्वक अभिवादन करतो। 17 सितंबर इसलिए जोश और खरोश से मनाया जाता है मराठवाड़ा में कि उन्हें ये मसरत है कि ये हमारा मराठी ज़बान लिसानी मराठी बोलने वालों का इलाका महाराष्ट्र में शामिल हो गया। और उनको ये भी एतराज़ होता है गैर मुस्लिमों को कि मुसलमान इस जश्न में शरीक क्यों नहीं होते। अफसोस की बात यह है कि वो भूल जाते हैं कि 17 सितंबर को कितने बड़े पैमाने पर पुलिस एक्शन के नाम पर इतना कत्ल आम किया, कितने लाख मुसलमानों को शहीद किया। तो वो जिनके आबा व अजदाद इसमें कत्ल हुए, जिनकी माएँ बहनों की इस्मत तार हुई और जिनके बच्चे यतीम हुए, वो कैसे इस जश्न में शामिल होंगे। मुस्लिम तारीखदां और दानिश्वर तबका इस तकरीब को मुसलमानों के जख्मों पर नमक पाशी से ताबीर करता है। पंडित सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुक्ति संग्राम की आड़ में 10 लाख के करीब मुसलमानों को तहे तेग किया गया, उन्हें पूरी तरह उजाड़ दिया गया। रिपोर्ट इसकी गवाही देती है, लेकिन हुकूमत इस कड़वे सच पर पिछले 70 वर्षों से पर्दा डाल रही है। तारीखदानों और दानिश्वर तबके का मुतालिबा है कि इस रिपोर्ट पर अमलावरी जरूरी है ताकि हकायक दुनिया के सामने आ सके। पंडित सुंदरलाल ने इस पर तहकीकी काम शुरू किया था। वो गवर्नमेंट के तरफ से उनकी कमेटी मुकर्रर हुई थी। पहले कहा कि 5 लाख मुसलमान मारे गए, फिर कुछ दिनों के बाद कहा कि 7 लाख मारे गए। जब रिपोर्ट्स सबमिट की गई, उस वक्त उनको मजबूरन ये कहना पड़ा शवाहिद की रोशनी में कि 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मर्द व ख़वातीन इसमें मारे गए, कत्ल हुए, शहीद हुए। कि जब हुकूमत ही ने जो ये कमेटी कायम की थी और हुकूमत को जो तो ये रिपोर्ट दी गई, इसे मंजर आम पे लाना चाहिए। खास तौर से जो तो इसे छुपा दिया गया ताकि मुसलमानों के क्या मुताबिक
जाहिर न हो सकी। तारीख दानों का कहना है कि इंसाफ का तकाजा ये है कि मुक्ति संग्राम के नाम पर लूटमार और कत्ल गारतगिरी मचाने वाले लुटेरों के टोले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन रियासत की बीजेपी हुकूमत एक मखसूस तबके को खुश करने की पॉलिसी पर गामजन है, इसलिए नफरत की सियासत को फरोग दे रही है जो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का जल्द ही बिगुल बजने वाला है। एनसीपी कांग्रेस ने आपसी इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया है और इस सब के दरमियान एनसीपी कांग्रेस के कई बड़े लीडर शिवसेना बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं, लेकिन एनसीपी के अक़लियती लीडरान पार्टी से पूरी वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं। एनसीपी के कदावर लीडरान का पार्टी छोड़कर भगवा मुहाज में शामिल होना एनसीपी कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा, इसी से मुताल्लिक़ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने एनसीपी अक़लियती मोर्चे के लीडरों से खास बातचीत की। में असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं और इसी दौरान जो है वो एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है कांग्रेस एनसीपी में। हमारे साथ यहाँ पर जो है एनसीपी अक़लियती मोर्चा के जो है वो तमाम के तमाम सदर अरकान कारकुन मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि एनसीपी में जो है वो बड़ी तादाद में जो नेता है, बड़े नेता है, वो एनसीपी छोड़ के भाग रहे हैं। इस पर जो है वो वोटर पर इसका असर क्या पड़ने वाला है? महाराष्ट्र में पवार साहब ने अपने राजनीतिक जीवन में कम से कम ऐसे चढ़ाव उतार बहुत बार देखे हैं। इससे पहले भी पवार साहब पर यही परिस्थिति आई थी, लेकिन पवार साहब एक ऐसा नेता है महाराष्ट्र में कद्दावर जिसका पूरे मुल्क में कोई जोड़ नहीं है। पवार साहब ने सब समाज को साथ लेकर ताउम्र काम किया है। इस वजह से अभी नेता गए हैं, जनता उन नेता के साथ जाएंगी ये ज़रूरी नहीं है। पवार साहब का हमेशा से सेकुलरिज्म और मुल्क के हित में अंदर में निज़ाम रहता है। अल्पसंख्यकों के बारे में पवार साहब की जो भूमिका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्ता के अंदर भागीदारी दी जाए, जो इलाके माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जहां पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को मिला के सीटें चुनकर आ सकती है तो उनको ज़्यादा प्राधान्य देने का काम करेंगे और उनको चुना के लाने का भी काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कुछ डिमांड की है कि मतलब महाराष्ट्र में जो है वो जो विभाजन हुआ है सीटों का एनसीपी कांग्रेस में, उसमें से एनसीपी की तरफ से जो है वो कितने उम्मीदवार मिलना चाहिए अक़लियती समाज को, इस बारे में कुछ बात हो पाई? हमने तो 25 उम्मीदवार की डिमांड की है और हम लोग चाहते हैं कि वही जगह हम डिमांड करें जहां हम वो सीट चुन के ला सकते हैं। अक़लियतों का कोई भी नेता महाराष्ट्र का पार्टी छोड़ के नहीं गया और अक़लियत समाज की बात है तो अक़लियत समाज को शरद पवार ने जितना दिया है उसकी मिसालें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की बात कर रहे हैं, यही आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार है जिन्होंने ऐसे लोगों को पागल खाने में भर्ती करने की बात कही। सर्दी के मौसम में जो पत्ते झड़ जाते हैं तो तना जो है वो नए पत्तों को जो है वो वजूद बख्शता है। यही सूरत हाल जो है वो शायद यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। गुरु नानक जी की 550वीं यौम पैदाइश के मौके पर पाकिस्तान से निकला नगर कीर्तन का कारवां हिंदुस्तान आ पहुंचा है। ये कारवां अकोला के पारस फाटे पर वाक़े गुरुद्वारे भी पहुंचा और इसके दर्शन के लिए अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एक रिपोर्ट। लेकिन बंटवारे के बाद से आज तक सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी की असल तसनीफ और कदीम चीजें हिंदुस्तानी सिखों तक पहुंच ही नहीं पाई। गुरु नानक देव जी की कदीम विरसे से लैस पाकिस्तान से अकोला के पारस फाटे पर वाक़े इस कारवां के गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान से आज यहाँ नगर कीर्तन श्री गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब महाराष्ट्र में आज पहुंचा है। इस नगर कीर्तन में सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी पहली पातशाही, पहले गुरु, उनकी जो चरण पादुकाएं होती है, उनके जो खड़ाऊ होते हैं, जो चप्पलें होती है, वो उसके साथ में हैं। उनके शस्त्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शस्त्र है, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शस्त्र है। वो बस भी यहाँ पर आई थी, वो सभी सिख संगत ने यहाँ पर उनके दर्शन करवाए हैं। गुरु नानक देव जी की
550वीं यौम पैदाइश के मौके पर नगर कीर्तन के नाम से निकले इस कारवां में गुरु नानक देव जी के हाथों से लिखा हुआ असल गुरु ग्रंथ, उनकी तलवारें और चप्पलें तक मौजूद हैं। साथ ही उनके दौर के चंद कीमती पत्थर और वजन भी का सबको लाभ मिला हुआ है और इसीलिए उन्होंने जो हमें प्यार, भाईचारा और हमारे लिए जो भी उनकी जो हमसे सेवा हो सकती है, हम उनके हमारी धरती पर उनके चरण लगे, यही हमारे लिए बहुत है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके दर्शन कर पाए। बुल्डाना के खामगांव से होता हुआ ये कारवां अकोला पहुंचा। पारस फाटे के बाद अकोला शहर से होता हुआ ये कारवां नागपुर के लिए रवाना हुआ। ये कारवां महाराष्ट्र में मौजूद मुख्तलिफ गुरुद्वारों पर दस्तक देगा और दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े के बीच इस कारवां से अमन की हल्की सी एक किरण की उम्मीद जरूर जगी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। नासिक जिले के आबी ज़खायर में सबसे बड़ा आबी ज़खीरा जमा करने वाला गिरना डैम मुकम्मल भर चुका है। आज सुबह जलगांव जिला कलेक्टर डॉक्टर अश्विन ढाके और डैम के इंजीनियर्स की हिदायत पर डैम के चंद दरवाजे भी खोले गए। ये पानी जलगांव समेत 40 गांव की तरफ रवाना होगा, जिसकी वजह से सैलाबी कैफियत भी बन जाने का इम्कान है। इसीलिए 40 गांव समेत दीगर शहरों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अमरावती की सरगर्म अदबी अंजुमन तहजीब के ज़ेर एहतमाम मारूफ अदीब, नक्काद और माहिर ज़बान डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार के तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल मजमूए अदबी मुतालात का इजरा अमल में आया। होटल आदर्श में मुनक़दा इस तक़रीब की सदारत मारूफ मुहक्किक डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल ने की। किताब का इजरा मारूफ नक्काद सलीम शहजाद के हाथों अमल में आया। अदबी मुतालात में डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार ने बेहतरीन अंदाज में गालिब और इकबाल से लेकर मासरे शोरा तक के कलाम पर तनकीदी बहस की है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की फासलाती तालीम के तहत चलाए जा रहे कोर्सेज के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। अमरावती सब रीजनल सेंटर के मातहत चलने वाले स्टडी सेंटर नांदेड़, चिखली, परभनी और अमरावती से रवां साल तकरीबन 3000 तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अमरावती सब रीजनल सेंटर के हेड अफरोज रिजवी ने बताया कि तमाम ही इम्तिहानी मराकज़ पर पुरअमन तरीके से इम्तिहानात का इनेकाद जारी है। वाज़ेह रहे कि यूजीसी की करारदाद को मंजूरी के बाद मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने जूनियर कॉलेज मुंसलिक स्टडी सेंटर को बंद कर दिया था। रवां साल से नए इम्तिहानी मराकज़ को मंजूरी दी गई है। मालेगांव के साबिक एमएलए मरहूम साथी निहाल अहमद के फर्जंद साथी बुलंद इकबाल का बरोज इतवार शब इंतकाल हो गया। 36 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। बुलंद इकबाल 2 मरतबा मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर भी मुंतखब हुए थे। साथ ही बुलंद इकबाल पिछले चंद महीनों से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। सुबह 11 बजे बड़ा कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में लाई गई। अमरावती जिले का शेखलधरा पहाड़ी सिलसिला मुल्क भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त है। बड़ी तादाद में मुल्क भर से सैयाह यहाँ आते हैं। यही वजह है कि यहाँ अब मुल्क का पहला स्काई वॉक तामीर किया जा रहा है। ये स्काई वॉक कांच से तामीर किया जाएगा। ये स्काई वॉक एशिया का तीसरा और मुल्क का पहला स्काई वॉक होगा, जो कि चाइना के स्काई वॉक की तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। 1500 फीट का ये स्काई वॉक शेखलधरा के वॉक गोराघाट से लेकर हरिकेन पॉइंट तक तामीर किया जा रहा है। और अब खबरों की तफसील। कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला बी.एस. येदियुरप्पा ने इलाक़े हैदराबाद कर्नाटक उमूर के लिए अलग से सेक्रेटेरिएट कायम करने का ऐलान किया। साथ ही अगले बजट में हैदराबाद कर्नाटक के बजट में इजाफे का ऐलान करने की भी यकीन दहानी कराई। गुलबर्गा में हैदराबाद कर्नाटक यौम इंज़माम की सरकारी तकरीब में परचम कुशाई के बाद वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत इलाके की आवाम की तरक्की के लिए पाबंद है। इस मौके पर येदियुरप्पा ने हैदराबाद कर्नाटक इलाके का नाम कल्याण कर्नाटक करने का भी सरकारी तौर पर आज ऐलान कर दिया। सीएम येदियुरप्पा के मुताबिक
हैदराबाद कर्नाटक को सही मायनों में कल्याण कर्नाटक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। परचम कुशाई के बाद सीएम ने फौजी परेड की सलामी भी ली। ಈ ಸುದಿನದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ತರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 371 ಜೆ ಅಡಿ ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಸಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು अगत्य हणವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देने वाले बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा तेज हो गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम दानिश्वर कहते हैं कि मुसलमान भड़काऊ बयानात देने वाले लीडरों की चालों को भी समझे और ऐसे लीडरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाएं। एक रिपोर्ट। बीजेपी वोट ಕೊಡ್ತಾನೆ यार पाकिस्तान पर इधरो राष्ट्रद्रोहिगिरो और बीजेपी वोट ಕೊಡ್ತಾರೆ। कर्नाटक बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर ईश्वरप्पा एक बार फिर सुर्खियों में। ईश्वरप्पा ने बेंगलुरु में एक इजलास में कहा कि जो मुसलमान वतन परस्त हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं और जो पाकिस्तान के साथ हैं वो बीजेपी को वोट देने के लिए सोचते हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि उनके असेंबली हलके में 50,000 से ज्यादा मुसलमान हैं। आज तक उन्होंने किसी मुसलमान के पास जाकर वोट के लिए सलाम नहीं किया। 50,000-55,000 ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವೋಟ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೋಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 47,000 ವೋಟ್ ಲೀಡರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂಶ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದಾರೋ ಅವನು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಇದಾರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳಿದಾರೋ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ईश्वरप्पा के इस बयान की सख्त मजम्मत की जा रही है। अपोजिशन का कहना है कि इस तरह के बयान समाज के लिए खतरा है। कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान ने कहा कि असेंबली इलेक्शन में ईश्वरप्पा ने मुसलमानों के घर जाकर वोट मांगे हैं, जबकि जेडीएस लीडर सैयद शफीउल्लाह कहते हैं कि इस तरह के बयानात से मुसलमानों को मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है। ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2018 ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮು, ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೋಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ ಕೇಳಿರೋದಂಥ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳವೆ डाला जाए। ये वोटों की राजनीति करने के लिए ये काम करते हैं और ये पहली बार नहीं, इससे पहले बहुत सारे लोग उनमें दिए हैं। उन्हें अभी अनंत कुमार हेगड़े वो जब कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ या कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जब कभी बयानात दिए हैं, उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री से नवाजा गया सेंटर में। हम मुसलमानों को चाहे कि इससे मुश्तिल ना हो और जो वो चाहते हैं हम रास्तों पे आएँ और हम भड़कें, ऐसा ना करें, बल्कि क़ानूनी कार्रवाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है, वो हमें पूरा हक़ देता है। हमें इन पर क़ानूनी कार्रवाई करने का सोचना चाहिए। ईश्वरप्पा के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कर्नाटक बीजेपी इस तरह के लीडरों पर सख्त कार्रवाई करेगी? क्या सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी इस मुतनाज़ा बयानबाजी का नोटिस लेगी? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। तारीख की किताबों में शायद 17 सितंबर 1948 की खुरेजी का जिक्र न मिलता हो, लेकिन बुजुर्गों के दिलों में आज भी इसकी दर्दनाक यादें हैं कि ताज़ा हैं। आज भी जब इन बुजुर्गों को उन पुराने दिनों की याद आती है तो जबान पर ताले लग जाते हैं। गुलबर्गा में हमारे नुमाइंदे जवाद मीन ने बात की 88 बरस के बुजुर्ग डॉक्टर वहाब अंदलीब से, जो कि पुलिस एक्शन के मुतासरीन में शामिल हैं। सितंबर 1948 के दिन को दक्कन में मुसलमान एक सियाह बाप से ताबीर करते हैं, एक सियाह दिन से ताबीर करते हैं, जहां लाखों मुसलमानों का कत्ल आम हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वहाब अंदलीब साहब, जिनके वो भी खुद 17 सितंबर 1948 के मुतासिरा हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। सर, किस तरह के हालात थे उस वक्त पे? उस वक्त मैं गुलबर्गा ही में था
मगर हमको भी यहाँ से गुलबर्गा से हैदराबाद जाना पड़ा। तो मैं पूरी तरह, मेरी पूरा ख़ानदान साथ नहीं था, कुछ रिश्तेदारों के साथ मुझे अकेले वहाँ जाना पड़ा। तो आज जो ये जश्न मनाया जा रहा है या उसे यौम नजात का नाम दिया जा रहा है, वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक पुलिस एक्शन था और इसमें निज़ाम की जो फ़ौज थी उससे मुकाबला ही नहीं हुआ उसमें। तो इसमें मासूम कई लोगों की जानें गईं। और जब हुकूमत ने ख़ुद फ़ैसला किया कि इंज़माम का फ़ैसला किया, तो कोई वजह नहीं थी कि खून खराबा हो। एक तारीख़ का एक अलमनाक बाब है कि इसमें कई जाने गई और सौों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जाने गई। मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि इस इलाके का हर घर का कोई ना कोई फ़र्द जो है उसका शिकार हुआ है। ख़ुद मेरे मामू जो है इस वाक़े का शिकार हुए। क्या हुआ था आपके मामू के साथ जो हादसा हुआ था, किस तरह से आपके जहन में यादें हैं उसकी? उस वक्त तो अपनी ससुराल चुडूपे में थे वो, तो वहाँ ज़ाहिर है कि वो सरहदी इलाका था वहाँ पर, तो काफ़ी लोगों का वहाँ क़त्ल खून हुआ, उसमें उसका शिकार हो गए। यही नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा करीब में शाहपुर है, सगर है, चिंचोली है, हर जगह जो है काफ़ी मासूम लोगों को शिकार बनाया गया। और रज़ाकार के नाम पर, हालांकि कुछ लोग रज़ाकार होंगे लेकिन वो लोग तो महफूज रहे हो, लेकिन अनजाने मासूम मुसलमान जो हर जगह बिल्कुल वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग मारे गए। बस सारे ख़वातीन का ख़ास तौर पर बुरा असर हुआ, उनकी इस्मतें इफ़्फ़तें लूट गईं। कई ख़वातीन जो है अपनी आबरू बचाने के लिए कुओं में कूद गईं। तो एक दर्दनाक तारीख़ है। इस तारीख़ से हम इबरत हासिल करने के बजाय हम उसको जश्न मना रहे हैं या उसको यौम नजात समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हमको इस मौके पर भाईचारगी, रवादारी और मसावत का सबक सीखना चाहिए। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हमारे आइन और जमहूरियत के बुनियाद पर जो है सबको मिलजुल कर रहने के लिए इस बेहतर है कि इस किस्म के कोई जश्न वगैरह न मनाए। तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद और कत्ल मामले में IIM बेंगलुरु की फैकल्टी और तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है। 16 फैकल्टी मेंबर्स और 85 तलबा ने इस खत पर दस्तखत किए हैं। खत लिखने वालों ने इस केस में झारखंड पुलिस की तफ्तीश पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो रियासती हुकूमत को इस केस की ताज़ा जांच की हिदायत जारी करें। इस खत में कहा गया कि शहरियों की हिफाजत करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमाते अहले सुन्नत कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना काजी मोहम्मद अली मिसबाही ने कर्नाटक के रायचूर शहर का दौरा किया। दौरे के दौरान शहर की मारूफ दरगाह हजरत नूर दरिया में एक इजलास का इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मौलाना तनवीर हाशमी ने कहा कि जमाते अहले सुन्नत नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए के जज्बे के तहत काम करती है। जमाते अहले सुन्नत शाख जिला रायचूर के सदर की हैसियत से डॉक्टर सैयद शाह ताजुद्दीन कादरी का इंतखाब अमल में आया। कमेटी तश्कील दी गई जिसमें आखिर को सदर चुना गया है और नायब सदर की हैसियत से हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद साहब अनवारी और इस तरीके से तमाम ओहदों पर यहाँ पर इंतखाब हुआ है। और मेरी काविशें हज़रत तनवीर मिल्लत के साथ रहेंगी, चूँकि पहली मरतबा कर्नाटक में मिली एतबार से ही नहीं बल्कि हुकूमत की सतह पर भी नुमाइंदगी करने के लिए ये पूरे कर्नाटक में अहले सुन्नत वल जमात का एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है।